गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट 303। उसका चैप्टर ले रखा है हमने साइक्लोमेट्री। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं साइक्लोमेट्री के, वो के अंदर हम कवर करेंगे। फर्स्ट तो ये कि साइक्लोमेट्री होती क्या है, देन साइक्लोमेट्री जो है वो किस किस चीज में डील करती है। तो फर्स्ट कि साइक्लोमेट्री जो है वो एक साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, जो डील करती है एयर की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे। यानी हवा जो है उसकी अलग अलग जो स्थितियां हैं, यानी कभी हम कहेंगे कि हवा सूखी हवा है, यानी हम गर्मियों की बातें करेंगे तो दैट मीन्स मॉइस्चर जो है हवा के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। तो आप जैसे नॉर्मली देखते हैं कि सर्दियों में जो कपड़े हैं वो सूखने में जो है ज्यादा समय लेते हैं और गर्मियों में कम समय लेते हैं। उसका रीजन है कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है यानी नमी है, उसकी जो मात्रा है सर्दियों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइक्लोमेट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है जो डील करती है मॉइस्ट एयर जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, ड्राई एयर हमने बात पहले कर ली, ड्राई एयर या फिर मिक्स्ड एयर या वाटर वेपर, कुछ भी। ठीक है, it also includes the study of behavior of dry air water vapor mixture under various sets of condition। यानी अलग अलग परिस्थितियों के अंदर सूखी हवा और हवा के अंदर जो पानी है उसकी मात्रा के अनुसार उनको अलग अलग कंडीशन पे जज किया जाता है साइक्लोमेट्री में। जैसे कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम, ये कुछ आती हैं ड्राई एयर, जैसे सूखी हवा किसे कहेंगे। तो जो प्योर हवा होती है, जैसा कि हमें पता है उसके ऊपर नाइट्रोजन 78.03% है, ऑक्सीजन जो है वो 20.09% है, आर्गन है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%। दैट मीन्स ये सारी एयर है ना। इसमें हमने कहीं वाटर की कोई बात नहीं की है। यानी ड्राई एयर किसे कहेंगे, प्योर एयर। ड्राई एयर इज a mixture of a number of gases such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। यानी बिना पानी के, है ना, ओनली एयर एयर को कंसीडर किया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे तब, ड्राई एयर। नेक्स्ट है कि मॉइस्ट एयर किसे कहेंगे। तो मॉइस्ट एयर इज a mixture of dry air and water vapor. The amount of water vapor present in the air depends upon its absolute pressure and temperature। देखिए, यानी ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट हो, यानी ड्राई एयर तो वो जिसमें ओनली एयर एयर कंसिडर की, इसके अंदर हवा के साथ में हमने पानी को भी कंसिडर किया है कि हवा में कितनी मात्रा में पानी है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर और टेम्परेचर का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे, प्लेसेस होंगे, उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर होगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि यानी मॉइस्ट एयर जो है वो कितना परसेंट उसमें वेपर है और कितना परसेंट उसमें ड्राई एयर है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब एक निर्धारित जगह, एक निर्धारित प्लेस, एक निर्धारित पॉइंट। ठीक है, थर्ड जो है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब हम जब कहते हैं ना कि मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो, यानी इट इज a mixture of dry air and water vapor and the air has diffused the maximum amount of water vapor in into। यानी वो एक अधिक से अधिक मात्रा जो हवा स्टोर कर सकती है, किसकी, पानी की। ठीक है ना, वो पानी की मैक्सिमम मात्रा जो हवा के अंदर स्टोर हो सकती है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उस एयर को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। यानी ऐसी स्थिति जहां पे मैक्सिमम हवा को, हवा जो है वो वाटर वेपर को कैरी करे, इस साल सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जैसा कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। देखिए, जैसा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन है यानी कंपैरिजन है, ये किस किस के बीच में, रेशियो है।
पहला रेशियो ऊपर वाला जो क्या आएगा, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, कितना मास उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, जो सूखी हवा। यानी अभी हम मान लेते हैं कि हवा के अंदर 10% मॉइस्चर है, तो एक्चुअल वाटर वेपर कितने हो गए, 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, वो ड्राई एयर कितनी बच गई उसमें, 0.9, ठीक है। ये तो ऊपर वाली टर्म आ गई रेशियो के अंदर। इसके नीचे क्या आएगा कि अगर उसे हम सैचुरेट करें तो कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो मास ऑफ एक्चुअल कंडीशन अभी जो है हमारी, उसके अंदर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर आ जाएगा वाटर वेपर सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर, ठीक है। उन दोनों का जो अनुपात आएगा उसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। द मास ऑफ water vapor present in 1 kg of dry air, it is also called specific humidity or humidity ratio। इसका दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आगे चार्ट आएगा साइक्रोमेट्री, उसमें मैं बताऊंगा। और इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं। यानी रेशियो किसका है, मास ऑफ वाटर प्रेजेंट कितने के अंदर, 1 किलो सूखी हवा के अंदर, ठीक है ना, ऑफ ड्राई एयर। ड्राई का मतलब ये नहीं है कि वो टोटली कंप्लीटली ड्राई तो हो ही नहीं सकती कि जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो ही नहीं, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। यानी 1 kg हवा के अंदर, देखिए ड्राई एयर का यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया है वाटर का, ठीक है, जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी 1 kg के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, it is the mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air and is generally expressed in the term of gram per cubic meter of a dry air. It is also expressed in the terms of grains per cubic meter of dry air. Mathematically जैसे बताया गया कि 1 kg of water vapor is equal to 15430 grains। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, यानी एक एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे ली गई ह्यूमिडिटी है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब रिलेशन है किसी के बीच में, दो चीजों के बीच में, जैसा कि डेफिनेशन बताई हुई है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अभी कितना मास जो है पानी का वो उस जो हवा है उसके आयतन में है, ठीक है, टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेशन। अभी तो हम कह रहे हैं कि हवा में कि 10% पानी है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी इसको समझिए, थोड़ा सा टिपिकल है कि हवा के अंदर अभी तो जो कंडीशन है उसमें अभी मतलब हवा ने मैक्सिमम कैरिंग नहीं करी है, मैक्सिमम जो पानी है उसको कैरी नहीं किया है, रोका नहीं है अपने अंदर, बट कुछ है, जितना है वो मास ऑफ वेपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मली हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके पास थर्मोमीटर होता है और उस थर्मोमीटर के नीचे एक स्टील का बल्ब लगा होता है ना, एक ऊपर तो कांच का होता है, वो ग्लास का बना होता है, नीचे एक स्टील का पॉइंट लगा होता है, उसी स्टील पॉइंट को हम बल्ब बोलते हैं। और ड्राई का मतलब सूखा और बल्ब वो हिस्सा, ठीक है, टेम्परेचर, यानी विदाउट इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। यानी जैसे हम डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्ट प्रेजेंट इन द एयर। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बेसिकली रिटन एज डीबीटी, इज जनरली डोनेटेड बाय टीडी और टीडीबी। जैसा कि इसने बताया कि नॉर्मली जो हमारा थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब है, मैंने बताया पहले भी कि वो नीचे वाला जो हिस्सा स्टील कलर होता है उसको हम बल्ब बोलते हैं। ड्राई मतलब वो सूखा रहे, बल्ब के ऊपर मॉइस्चर का इफेक्ट ना पड़े और उस समय वो जो टेम्परेचर मेजर करता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। यानी थर्मोमीटर के बल्ब को पानी की नमी से बिना अफेक्ट करे, बिना प्रभावित किए जो तापमान मेजर करेगा थर्मोमीटर,
उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसको डिनोशन देते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, या फिर कई जगह हम जब चार्ट बनाएंगे तो टीडी या टीडीबी से भी इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इट इज द temperature of air recorded by a thermometer when its bulb is surrounded by a wet cloth exposed to the air, such as thermometer is called wet bulb temperature. The wet bulb temperature briefly written as WBT in general is denoted by TW or TWB. That means इसका मतलब ये है कि wet का मतलब होता है गीला, bulb temperature वही सेम हमारे पास थर्मोमीटर का बल्ब है, उसको हम गीला करेंगे। गीला करने के बाद सीधी सी बात है कि टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है ना, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा। इसके लिए हमारे पास सीलिंग साइक्रोमीटर होते हैं आरएससी की लैब के अंदर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर के ऊपर एक जो रुई होती है हमारी, ठीक है, उस रुई को लगाते हैं और उसके बाद, ठीक है, या तो कपड़ा ले लो या रुई ले लो, उसको गीला कर दो, देन 4.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको कुछ देर घुमाओ, और उसके बाद जो रीडिंग्स आती है उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी उस जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसके ऊपर हमने एक गीला कपड़ा लगाया, और देन एक स्टैंडर्ड टर्म है 4.2 मीटर पर सेकंड एक स्पीड है जिससे सीलिंग साइक्रोमीटर को घुमाया जाता है। उसके बाद, ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग आएगी, टेम्परेचर शो होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। सेम थर्मोमीटर है, बस फर्क क्या हो गया, उसमें जो बल्ब था वो ड्राई था, सूखा था, उसके ऊपर मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं था, इसके अंदर मॉइस्चर का इफेक्ट कंसीडर किया गया है मैक्सिमम के तौर पे। हाँ, उसके बाद आता है वेट बल्ब डिप्रिशिएशन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। किसी बिंदु के ऊपर दोनों का जो अंतर होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का, उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रिशिएशन। और ये हमारे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर उसको इंडिकेट भी करता है, आगे चार्ट आएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जैसा कि ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में ये शो हो रहा है। तो हमारी जो नीचे ब्लू लाइंस है वो दिखा रही है कि देखिए ये येलो वाली लाइन के जो पीक है, उस पीक के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लेटेंट हीट जो है वो 0 होती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट लिक्विड से हम वेपर में चले जाते हैं। बट जितना नीचे आते चले जाएंगे तो बीच में ये जो ब्लू लाइन है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी लेफ्ट में हम लिक्विड की तरफ है और राइट में हम वेपर की तरफ है। ये जो फेज चेंज होती है ना, उस फेज चेंज होने का जो हीट काम आती है वो काम, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और इस कर्व के बाद, येलो कर्व के बाद जो है उसके अंदर सेंसिबल हीट काम आती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है। इसका छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी है हमारा, पानी बर्फ है, तो पहले उसको जब हम हीटअप करेंगे तो वो पहले क्या होगा, मान लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस पे है बर्फ, अब हमने उसको गर्म किया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक यानी -40 से 0 तक आए तो हमने सेंसिबल हीट दी उसको, तो हीट बढ़ी, ठीक है, सेंसिबल हीट बढ़ी। बट 0 पे आके वो बर्फ भी है और पानी भी है, तो इस कारण क्या हो गया कि 0 पे उसने फेस भी चेंज किया, तो अब 0 से बर्फ से 0 पे पानी बनने में उसने लेटेंट हीट का उपयोग किया। उसके बाद अब वो 0 पे से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो वहां पे क्या काम आएगी, सेंसिबल हीट। फिर 100 पे पानी भी है और 100 पे वेपर भी है, तो 100 पे पानी और 100 वेपर यानी फेज चेंज हो रही है, तो वहां पे हमारे क्या काम आएगा, लेटेंट हीट। और देन 100 से ऊपर वेपर में जब चाहे 101 हो जाए, 102 हो जाए, या कितना भी हो जाए, सुपर हीटेड स्टेज में चला जाए, वो हमारा जो सारे केसेस हैं वो किस में चले जाते हैं, हमारे सेंसिबल हीट की वजह से बढ़ते हैं। यानी जहाँ तापमान बढ़ता घटता है उसके लिए जो हीट काम आती है वो सेंसिबल हीट, और जो फेज चेंज करवाने के लिए काम आती है हीट वो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसे बोलते हैं, देखिए कि यानी जहां कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, यानी हमने डायग्राम के अंदर देखिए लिखा हुआ है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डी पॉइंट जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यानी जिसके बाद है ना कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, है ना, यानी वेपर्स को डाउन करे और जहां पे वो अपनी फेज चेंज करना स्टार्ट कर दे उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसा कि डेफिनेशन बता भी रही है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द
इट बिगिन टू कंडेंस, यानी वो कंडेंस होने लगे। कंडेंस का मतलब ये है कि वो लिक्विड बनने लगे। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट है, साइक्लोमेट्रिक चार्ट है। इसमें देखिए मैं कुछ लाइंस हैं उनको बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी लाइंस हैं। जैसे हमने ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसको शो करने की भी कोशिश की है। ऊपर जो ये येलो लाइंस हैं वो वेट बल्ब टेम्परेचर को शो करती हैं, यानी हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो राइज होते हैं। और जो हमारी कर्व लाइंस होती हैं जो रेड कलर से शो हो रही है वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटीज की लाइन है। उसके जो हमारी ब्लू लाइंस है यानी वर्टिकल लाइंस है वो हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की भी वही लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी यूज की जाती है, उनकी लाइंस में शो नहीं की गई है। बट एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो लाइंस है लास्ट वाली जो ब्लैक शो हो रही है यानी जहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो रही है, तो वहां पे क्या होता है ड्यू बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये तीनों टेम्परेचर ड्यू पॉइंट, वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवर्स जैसे शूज होता है उसकी शेप है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस है, जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल जो लाइंस है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की है जो हमने ब्लू से शो की गई है। इंक्लाइंड जो लाइन है येलो है वो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। जो हमारी रेड कलर की है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटीज की लाइन है। ये अपवर्ड जाती है तो बढ़ती जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नीचे की तरफ आएंगे तो घटती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारे शो करती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, या ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, ये हमारा साइक्लोमेट्रिक चार्ट है। अगर जैसे मान लीजिए इसमें ये कह दिया जाए कि कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है दैट मीन्स कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा तो हम इस वर्टिकल लाइंस है इनमें राइट से और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कूलिंग हो रही है। अगर कोई हमें ये क्वेश्चन कहे कि इसमें डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब हमें पता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ह्यूमिडिटी को शो करती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ह्यूमिडिटी कम होती है। तो यानी हम क्या करें, ह्यूमिडिटी घट रही है तो इसका मतलब हम उसे क्या कर देंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे इसमें शो हो रहा है कि 200 से और मान लीजिए हम 120 की तरफ ला रहे हैं तो हमारी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, हाँ हमारा एक ये टॉपिक भी है कि ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन, कि इंसान का जो शरीर है वो किस कंडीशंस में मैक्सिमम कंफर्ट महसूस करता है। तो ये हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एक हमने एक हिस्सा लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो ब्लू लाइंस है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटीज को शो कर रही है कि अ, हमने इसको ग्रीन एक जोन शो किया है, कंफर्ट जोन। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो देखिए हमने कहा था वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, तो ह्यूमन कंफर्ट जोन जो है हमारा वो आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर किसी ह्यूमन बॉडी को कंफर्ट चाहिए तो वो सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और दूसरा कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो दो लाइंस है, 40% और 60%, यानी हवा के अंदर कितनी मात्रा में पानी होना चाहिए। तो 40% से लेके और 60% जब हवा में पानी होता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें हमारा जो है वो मैक्सिमम ह्यूमन कंफर्ट जोन में रहता है वो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो वो हमारा देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से है। ठीक है, और यहाँ पे एंथैल्पीज भी है 40 से 60 के बीच में रहनी चाहिए, और वेट बल्ब हमारा 15 डिग्री सेल्सियस से और 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हमारे सारे जो है वो हमारे जो ग्रीन जोन मैंने शो कर रखा है वो हमारा ह्यूमन कंफर्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसमें हमारी सारी मॉइस्चर जो है, मॉइस्ट एयर जो है उसकी प्रॉपर्टीज को अगर इस ग्रीन जोन में रखते हैं, अगर हमारा कोई एसी फ्रिज ऐसा है जो इस कंडीशन में रहता है तो वो हमें क्या कर देगा, मैक्सिमम कंफर्ट देगा। ठीक है,
Thank you.